હે કેમ છો મજામાં? હું કેટી જય જલારામ. આ મારો ભાઈ કાર્તિક ઠક્કર રિસર્ચર છે, પીએચડી કરે છે. હું કોણ છું? હું ભાઈ રિસર્ચ નથી करता हाँ, पीएचडी मारा बसનું काम नहीं. मैं सुबह उठ के नहा लेता हूँ, गाड़ी चला लेता हूँ, यूट्यूब पे वीडियो बना लेता हूँ, ये सब मैं करता हूँ. ये भाई सिर्फ रिसर्च करते हैं, मैं रिसर्च नहीं करता. ठीक है, तो आज मेरा छोटा भाई आपको एक्सप्लेन करेगा कि ये कोरोना जो है वो क्या है, इसके रिगार्डिंग, क्योंकि मेरी भी जिंदगी बर्बाद करके रखी है इस कोरोना ने. ठीक है, तो अभी मैं कुछ पूछता हूँ उसको, हैं, मुझे भी कुछ हेल्प मिल जाए. हैं, तो ये छोटे, ये यार कब लॉकडाउन कब खत्म होगा ये बताना मुझे. अरे मोटा भाई, लॉकडाउन तो कब का गवर्नमेंट ने खत्म कर दिया ना. ये तो मुझे भी पता है छोटे कि गवर्नमेंट ने लॉकडाउन खत्म कर दिया, लेकिन कोरोना थोड़ी ना गया है. कोरोना तो है ना, गवर्नमेंट ने भले ही खत्म कर दिया हो, कोरोना तो वैसा का वैसा ही है. तो क्या करें, उसका सॉल्यूशन क्या है? एक छोटा सा कोरोना वायरस ने पूरी जिंदगी तबाह करके रख दी है. भाई ये कोरोना है क्या? छोटे तू तो पीएचडी कर रहा है, तू तो कोई सॉल्यूशन निकाल. ये कोरोना का क्या हो सकता है? वैक्सीन बनेगी या नहीं बनेगी? मोटा भाई, मैं पीएचडी ज़रूर कर रहा हूँ, लेकिन मेरा फील्ड वो नहीं है. हालांकि ये लॉकडाउन के टाइम पे मैंने इस टाइम का यूटिलाइज़ करके कोरोना वायरस के बारे में कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन निकाली जो मैं आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा. ठीक है, सो शुरुआत करते हैं कि कोरोना वायरस का फर्स्ट पैंडमिक कब हुआ था. दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम that we are hit by the coronavirus outbreak. The first outbreak was in 2003. चाइना से ही वो स्टार्ट हुआ था. तो वो था, उसे बोलते थे सार्स, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम. सो ये हुआ था 2003 के अंदर. उस टाइम पे भी कोरोना वायरस की वैक्सीन, उस टाइम पे जो सार्स 2003 का जो वायरस था, उसकी भी वैक्सीन साइंटिस्ट निकालने में कामयाब नहीं थे. और वहाँ उस टाइम पे लगभग 8000 लोग उससे इन्फेक्ट हुए थे और लगभग 750 लोगों की डेथ हुई थी. ठीक है, सो उस टाइम पे भी जो आउटब्रेक को कंट्रोल किया गया था वो सिर्फ लॉकडाउन करके या फिर क्वारंटाइन करके, जो पेशेंट्स होते थे उसको क्वारंटाइन करके उसको कंट्रोल किया गया था, और वो कंट्रोल भी हो गया था. लेकिन अभी का जो कोरोना वायरस है, जो नोवेल कोरोना वायरस है, वो अभी कंट्रोल नहीं हो पा रहा है. नियरली 80 लाख तक टोटल इन्फेक्टेड केसेस पहुंच चुके हैं. ठीक है, सो ये कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाना, इट इज़ नॉट ए इजी टास्क. तो ये कोरोना वायरस में ऐसा तो क्या है छोटे कि उसकी वैक्सीन नहीं बन रही है? हैं? मोटा भाई, उसके लिए हमें कोरोना वायरस का स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा. तो मैं आपको समझाता हूँ कि कोरोना वायरस है क्या, थोड़ा टेक्निकल लैंग्वेज में. बहुत ज़्यादा नहीं, मैं जनरलाइज ही बताऊँगा, लेकिन कुछ टेक्निकल एस्पेक्ट्स भी उसके अंदर देखने पड़ेंगे. नॉर्मली कोरोना वायरसेस को 4 सब ग्रुप में डिवाइड किया जाता है: अल्फा, बीटा, गामा एंड डेल्टा. जिनमें से आप देख सकते हैं अल्फा एंड बीटा कोरोना वायरस, अल्फा एंड बीटा सब ग्रुप्स के अंदर ह्यूमन को अफेक्ट करने वाले कोरोना वायरसेस हैं. नॉर्मली ये ह्यूमन को जो अफेक्ट करते हैं कोरोना वायरस, दैट कोजेज ओनली माइल्ड अपर रेस्पिरेटरी डिसीज. दैट मीन्स ये हमारे लंग्स को कोई इफेक्ट पहुंचाता नहीं है, जिसकी वजह से इनके जो सिंड्रोम होते हैं वो माइल्ड रहते हैं, उतने ज्यादा ये खतरनाक होते नहीं है. जबकि सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम एंड मर्स, दैट इज मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरसेस, ये 2002 एंड 2012 में आए हुए थे. और उसकी वजह से अपने जो लोअर रेस्पिरेटरी सिंड्रोम है, फेफड़े हैं, लंग्स हैं जो हमारे, उसको बहुत सीवियरली अफेक्ट कर सकते हैं, जिसकी वजह से वो ज्यादा डेडली है. अल्फा एंड बीटा तो मैं समझ गया छोटे, लेकिन ये गामा एंड डेल्टा क्या है? गामा जो है वो नॉर्मली बर्ड्स को इन्फेक्ट करते हैं, एंड डेल्टा जो है, डेल्टा कोरोना वायरस, वो नॉर्मली बर्ड्स एंड पिग्स को इन्फेक्ट करते हैं. मतलब कि ये सिर्फ एक ही कोरोना वायरस नहीं है, ऐसे तो बहुत सारे कोरोना वायरस हैं. ऑब्वियसली मोटा भाई, हमें जो नॉर्मल फ्लू होता है, उस टाइप के भी कोरोना वायरसेस होते हैं. नॉर्मली ये जो कोरोना वायरसेस हैं वो बहुत पुराने हैं. 2005 में माइस की वजह से भी कोरोना वायरस फैला था. ठीक है, तो वो कोरोना वायरस जो था वो सिर्फ अपर रेस्पिरेटरी सिंड्रोम के लिए रिस्पॉन्सिबल था. तो मतलब वो इतना सीवियर नहीं था, इसलिए उतनी डेथ नहीं हुई थी. जबकि अभी का जो है वो आप देख ही सकते हैं. तो ये कोविड-19 में ऐसी तो क्या अलग बात है छोटे? कोविड-19 जो कोरोना वायरस है उसका एक्चुअल होस्ट
ये वायरस अभी अननोन है, उसका एक्चुअल होस्ट हमें पता नहीं है कि किस में से ये आया है। नॉर्मली माना जा रहा है कि सबसे पहले बैट से, और बैट में से पेंगुलिन में, और पेंगुलिन में से फिर ह्यूमन के अंदर, क्योंकि पेंगुलिन जो है वो वाइल्ड एनिमल है और चाइना के अंदर मार्केट के अंदर उसको एज अ फूड यूज़ किया जा रहा है। सो दैट्स वाई इट इज़ प्रेडिक्टेड दैट पेंगुलिन में से ह्यूमन के अंदर आया एंड फिर उसके बाद ह्यूमन टू ह्यूमन ये फैला है। तो अभी तक उसका जो एक्चुअल होस्ट है उसका एग्जैक्ट कंफर्मेशन नहीं मिला है, वो भी शायद अब तक के रिसर्च तक तो मिल भी गया होगा, तो उसके ऊपर अभी वैक्सीनेशन का काम चल रहा है। और वो कैसे पता चला? उसके लिए मोटा भाई मैं आपको कोरोना वायरस का एक्चुअल स्ट्रक्चर दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि स्ट्रक्चर के अंदर, कोरोना वायरस के अंदर, कोरोना का मतलब होता है एनवेलप। तो आप देख सकते हैं कि कोरोना के अराउंड एक एनवेलप है और वो ग्लाइकोप्रोटीन का एनवेलप है। ग्लाइकोप्रोटीन के ऊपर स्पाइक्स है। सो प्रोटीन का एनवेलप है और उसके ऊपर स्पाइक्स भी है। तो आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर। कोरोना वायरस के ऊपर ग्लाइकोप्रोटीन के ये जो स्पाइक्स दिख रहे हैं, उसी की वजह से माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के अंदर हम कोरोना वायरस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कोरोना वायरस के अंदर ये जो आपको स्पाइरल शेप के अंदर जो स्ट्रैंड दिख रही है उसे बोलते हैं आरएनए। आरएनए का फुल फॉर्म है रिबोन्यूक्लिक एसिड। उसी तरह से होता है डीएनए। डीएनए का फुल फॉर्म है डीऑक्सी रिबोन्यूक्लिक एसिड। क्योंकि डीएनए के अंदर एक ऑक्सीजन कम होता है, उसकी वजह से उसको डीऑक्सी रिबोन्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। आरएनए के अंदर सिंगल स्ट्रैंड होती है, जबकि डीएनए के अंदर डबल स्ट्रैंड होती है। आरएनए का जो स्ट्रक्चरल ब्लॉक होता है, मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि न्यूक्लियोकैप्सिड फोस्फोप्रोटीन के ये बाइंडर्स लगे हुए हैं बीच में, और उनके बीच में जो एक ब्लॉक है उसे उसका स्ट्रक्चरल ब्लॉक बोलेंगे। तो आरएनए का जो स्ट्रक्चरल ब्लॉक होता है उसको उसे बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड में होता है एक शुगर का मॉलिक्यूल, एक फॉस्फोरिक एसिड का मॉलिक्यूल, और एक होता है बेस केमिकल। बेस केमिकल के तौर पे एडेनाइन हो सकता है, यूरेसिल हो सकता है, गुएनाइन हो सकता है, साइटोसाइन भी हो सकता है। अगर डीएनए है तो डीएनए के अंदर यूरेसिल की जगह पे होता है थाइमिन। यहाँ पे बेस केमिकल जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो आपको डबल स्ट्रैंड के बीच में जो ब्रिज दिख रहा है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स है। तो जिस तरह से डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स एक दूसरे के साथ में पेयर बनाते हैं, मतलब बेस केमिकल्स जो है उसका न्यूक्लियोटाइड अलग अलग रहता है। तो न्यूक्लियोटाइड जो है उसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेस हो सकते हैं, या तो थाइमिन हो सकता है, या तो साइटोसाइन हो सकता है, या तो एडेनाइन हो सकता है, या गुएनाइन हो सकता है। तो वो न्यूक्लियोटाइड के अंदर कौन सा बेस केमिकल है उसके अकॉर्डिंग एक कोड का सीक्वेंस बनेगा, और वो कोड का सीक्वेंस यूज होता है प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए। सो दैट्स वाई प्रोटीन सिंथेसिस के लिए डीएनए एंड आरएनए के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड है, वो न्यूक्लियोटाइड के अंदर कौन से बेस केमिकल्स हैं, कौन से बेसिस हैं, उससे एक यूनिक सीक्वेंस बनती है, और वो यूनिक सीक्वेंस से एक कोड जनरेट होता है जो कि प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए हेल्पफुल होता है कि कौन से टाइप का मुझे प्रोटीन बनाना है। सो दैट्स वाई बेस केमिकल जो है वो डीएनए एंड आरएनए के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी प्रोटीन की सिंथेसिस करने के लिए डीएनए का कोडिंग जरूरी है, और आरएनए डीएनए के कोडिंग की डीएनए के अंदर से एक सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए फॉर्म हो सकता है। ये सिर्फ यूनिडायरेक्शनल होता है। डीएनए से आरएनए मिल सकता है, लेकिन आरएनए से डीएनए नहीं मिल सकता है। ठीक है। तो यहाँ पे जो डीएनए का सिंगल स्ट्रैंड जो है वो इसमें से निकलता है, और वो डीएनए का जो कोडिंग है वो कोडिंग से डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनए प्रोड्यूस हो सकते हैं, और उसे बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन, क्योंकि सेम कोडिंग रहेगा। अगर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोडिंग मिलते हैं तो उसे बोलते हैं ट्रांसलेशन। वो रिबोसोम्स की हेल्प से वो ट्रांसलेशन होता है। तो ट्रांसलेशन के अंदर क्या होता है, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनए निकलते हैं, और वो जो आरएनए निकलते हैं उसकी एक सीक्वेंस बनती है, क्योंकि मुझे जिस तरह का प्रोटीन चाहिए उसका अलग अलग आरएनए बनता जाएगा वो कोडिंग के अकॉर्डिंग। और वो जो सीक्वेंस बनती है आरएनए की प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए आरएनए की जो सीक्वेंस बनती है, वो आरएनए की सीक्वेंस के हेल्प से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये कोरोना वायरस जो है, मतलब हर एक कोरोना वायरस का आरएनए का सीक्वेंस एक यूनिक होता है, और उसको हम जिसके साथ में हमें डाउट है कि इस एनिमल का कोरोना वायरस एंड जो सार्स का कोरोना वायरस है, या फिर अभी जो नोवेल कोरोना वायरस कोविड-19 है, उसके साथ में हम आरएनए की सीक्वेंस को मैच कर सकते हैं, और अगर वो मैच हो जाती है तो हमें पता चल जाता है कि होस्ट कौन था फॉर द कोरोना वायरस। ये तो थोड़ा ज्यादा ही समझा दिया तूने छोटे। मैं तो न्यूज़पेपर में न्यूज़ भी इतनी अच्छी तरह से नहीं समझता, लेकिन तेरी बातें इतनी बड़ी बड़ी हैं
कि क्वेश्चंस पूछने को जी कर रहा है। पूछना तो पड़ेगा। अरे पूछूं मोटा क्या? भाई, पूछिए पूछिए, इसमें क्या। वैसे भी ये लॉकडाउन में जितना पढ़ा है उतना यूटिलाइज कहाँ हुआ है, मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ। तो ये छोटा सा नोवेल कोरोना वायरस ऐसा तो क्या करता है अपने शरीर के अंदर कि पूरे इंसान को मार ही डालता है? ऐसा तो वो क्या करता है? ये कोरोना वायरस फैलता कैसे है वो तो आपको पता ही है। कोई कोरोना पॉजिटिव पेशेंट अगर वो छींकता है खुले में, और उसकी जो छींक से जो वायरस निकलते हैं, वो वायरस हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम से अपने शरीर के अंदर एंटर हो जाते हैं, और वो जो अपने बॉडी में एंटर हुआ उसके बाद उसके ऊपर जो स्पाइक्स है, वो स्पाइक्स के थ्रू वो अपने सेल के अंदर एंटर कर सकता है। तो जैसे ही कोरोना वायरस स्पाइक्स प्रोटीन्स के द्वारा सेल के अंदर एंटर होता है, तो उसका जो मेम्ब्रेन होता है, वो मेम्ब्रेन मतलब अराउंड का जो एनवेलप है, वो एनवेलप फ्यूज हो जाता है, और उसमें से जो आरएनए का स्ट्रैंड है, वो आरएनए का स्ट्रैंड रिलीज हो जाता है। आरएनए का स्ट्रैंड रिलीज होने के बाद में, जैसे कि मैंने अभी बताया आपको थोड़ी देर पहले, कि रिबोसोम्स की हेल्प से आरएनए का हम ट्रांसलेशन कर सकते हैं। ट्रांसलेशन मतलब कि एक अलग ही लैंग्वेज के आरएनए को रेप्लिकेट कर सकते हैं, बहुत सारे आरएनए उसमें से बना सकते हैं। सो आरएनए रेप्लिकेशन होता है। आरएनए रेप्लिकेशन होने के बाद में जो ट्रांसलेशनल आरएनए है, वो न्यूक्लियस यानी कि न्यूक्लियस के अंदर होता है डीएनए, और डीएनए की हेल्प से हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन को सिंथेसाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे न्यूक्लियस की हेल्प से जो भी प्रोटीन सिंथेसाइज करना है, वो एक मैसेज, जो एरर मैसेज होगा, वो एरर मैसेज आरएनए से पहुंचाया जाएगा, और वो वायरस का जो आरएनए है, वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन को सिंथेसाइज करवाएगा यूजिंग द मैकेनिज्म ऑफ आवर बॉडी सेल। सो अपनी बॉडी सेल का जो मैकेनिज्म है, वो यूज कर रहा है वायरस टू प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन। अभी देखिए यहाँ पे एम प्रोटीन निकल रहा है, एस प्रोटीन निकल रहा है, ई प्रोटीन निकल रहा है। तो यहाँ पे जो भी आरएनए हमें मिले हैं, तो जो भी कोविड 19 का आरएनए था, यहाँ पे अनपैक हुआ था, वो यहाँ पे फिर से उसका रेप्लिकेशन हो गया। रेप्लिकेशन होने के बाद में यहाँ पे उसको फिर से पैक करने के लिए, आरएनए पैकिंग करने के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स चाहिए, क्योंकि उसके अराउंड फिर से वो एनवेलप बनाना पड़ेगा, कोरोना बनाना पड़ेगा। ठीक है, सो स्पाइक्स प्रोटीन से, एम प्रोटीन से, ई प्रोटीन से, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स है कि जिसकी हेल्प से हम आरएनए का पैकिंग कर सकते हैं। और वो प्रोटीन कैसे सिंथेसाइज होता है, तो जो मैंने अभी बताया कि रिबोसोम्स की हेल्प से जो ट्रांसलेशनल आरएनए मिलते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनए की सीक्वेंस मिलती है, वो आरएनए की सीक्वेंस न्यूक्लियस की हेल्प से, गोल्गी एपरेटस की हेल्प से, मतलब कि अपने सेल के मैकेनिज्म को यूज करके डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन वो सिंथेसाइज करवाता है, और वो प्रोटीन सिंथेसाइज करके आरएनए का पैकिंग होता है। आरएनए का पैकिंग होने के बाद में वो वायरल या फिर वायरस, कोरोना वायरस जो हम बोल रहे हैं, वो रिलीज हो जाएगा दूसरे सेल में जाने के लिए। तो इस तरह से आरएनए, एक बार वायरस अपने सेल के अंदर एंटर हो गया, तो वो अपने ही सेल के मैकेनिज्म को यूज करके अपने आप को रेप्लिकेट करता है, और इसी तरह से वो अपने पूरे बॉडी में फैल सकता है। ठीक, चलो, वायरस बॉडी में फैल गया, लेकिन उससे सांस लेने में क्यों तकलीफ होती है? ऐसा तो क्या होता है कि सांस नहीं ले पाते हैं लोग? गुड क्वेश्चन मोटा भाई, आपकी क्यूरियोसिटी को मैं पहले तो सैल्यूट करना चाहूँगा। जो कोरोना वायरस जो है वो शरीर के अंदर एक बार फैल जाता है, उसके बाद में वो हमारे लंग्स के अंदर स्वेलिंग प्रोड्यूस कर देता है। ये लंग्स की डिफरेंट ब्रांचेस है। ब्रांचेस के एंड में जो आपको राउंड दिख रहे हैं, उसे बोलेंगे एल्वियोलाई। एल्वियोलाई का फंक्शन समझने के लिए अगर हम उसको जूम करके देखें, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ब्लड का सर्कुलेशन दिखाया हुआ है। तो ब्लड यहाँ पे एक साइड से सप्लाई हो रहा है, और उसके अंदर ऑक्सीजन जो है वो डिफ्यूज हो रहा है। ऑक्सीजन डिफ्यूज होने के बाद में ब्लड फिर वापस वेन में चला जाता है। सो दिस इज हाउ द एल्वियोलाई वर्क्स। सो एल्वियोलाई के अंदर जो ऑक्सीजन डिफ्यूज होता है, उसके बीच में एक छोटा सा गैप रहता है कि जिससे इजीली वो कि जहां से ऑक्सीजन जो है वो ब्लड के अंदर डिफ्यूज हो सकता है। लेकिन अगर स्वेलिंग हो गई कोरोना वायरस की वजह से, जिस तरह से मैंने आगे भी बताया कि स्वेलिंग हो जाती है अगर कोरोना का इन्फेक्शन है आपको, तो लंग्स के अंदर स्वेलिंग हो जाता है। अगर लंग्स के अंदर स्वेलिंग हो गई, तो स्वेलिंग होने की वजह से यहाँ पे प्रोटीन का लिक्विड का लेयर बन जाता है, और वो धीरे धीरे ठीक होता जाता है। अगर वो ज्यादा ठीक हो गया, तो जो ऑक्सीजन डिफ्यूज हो रहा है ब्लड के अंदर, वो स्टॉप हो जाएगा, या फिर वो इजीली नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से सांस लेने में तकलीफ होती है।
तो अभी जो हॉस्पिटल में कोरोना वायरस पॉजिटिव पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं यूजिंग वेंटिलेटर, उसमें भी यही फंडा अप्लाई कर रहे हैं कि ये जो स्वेलिंग, लंग्स की स्वेलिंग बढ़ जाती है, उसकी वजह से ये जो लिक्विड यहाँ पे भर जाता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन का सप्लाई रुक जाता है, ऑक्सीजन डिफ्यूज होना कम हो जाता है, जिसकी वजह से सांस लेने में तकलीफ रहती है। तो उसको क्योर करने के लिए क्या करते हैं, तो हम ऑक्सीजन जो है वो वेंटिलेटर से सप्लाई करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, तो जो स्वेलिंग है वो धीरे धीरे कम हो जाती है। स्वेलिंग कम होने के बाद जब नॉर्मल रेट से ऑक्सीजन डिफ्यूज होना फिर से स्टार्ट हो जाए, उस टाइम पे कंसिडर किया जाता है कि पेशेंट इज नाउ क्योर्ड फ्रॉम COVID-19. So this is how right now the hospitals are using ventilator to treat the coronavirus patients. And in the absence of vaccines, this is the only way that we can cure the patients. मोटा भाई, आपकी क्यूरियोसिटी को फिर से सैल्यूट। हाँ, इतने क्वेश्चन तो मैं सोच भी नहीं पाता। क्यूरियोसिटी तो क्या छोटे, सवाल पूछना मेरा काम है, जवाब देना तेरा काम है। तू अच्छे से जवाब देता है, मैं अच्छे से सवाल पूछता हूँ, हैं? अभी मैं तो ये बोलता हूँ कि मुझे अभी और भी क्वेश्चन पूछने हैं, लेकिन शायद तू अभी थक गया होगा, हैं? मैं कोई नहीं थका। अरे नहीं थका हुआ तो भी कोई बात नहीं, आज मेरा लिमिटेशन यही तक का था। इतना ज्यादा लोड एक साथ में नहीं ले सकता। अच्छा, मजा आया, बहुत मजा आया। क्यों, आपको भी दर्शकों को मजा आया कि नहीं? लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वो लाल वाला बटन है ना, दबा दीजिए उसको। आपको ऐसे ही मजेदार न्यूज मिलते रहेंगे, अच्छी अच्छी चीजें सीखने को मिलेगी, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम छोटे तू तैयार रहना, क्योंकि नेक्स्ट टाइम मैं थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछने वाला हूँ। क्या क्वेश्चन पता है? तुझे भी पता ही होगा, लोगों को भी पता ही होगा कि ये जो कोरोना वायरस दुनिया से कैसे जा सकता है, उसका सॉल्यूशन क्या है, वैक्सीन क्यों नहीं बन पा अभी रही? बता सकता हूँ मैं वैसे। अगर वैक्सीन बनी तो कितने टाइम में बन सकती है? और इंडिया जो फॉलो कर रहा है अपनी कंट्री, मैं तो अपने देश को बहुत चाहता हूँ भाई। देखो, अपने देश पे कोई भी मुसीबत आए तो उसका सॉल्यूशन के बारे में पहले से दिमाग में सोचना स्टार्ट हो जाता है। तो मैं कब से सोच रहा हूँ यार कि इसका सॉल्यूशन कैसे निकाले। छोटे तू ही कुछ जवाब देना, ठीक है? मैं तेरे को टाइम देता हूँ। नहीं 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 नहीं, मुझे अभी नहीं सुनना है। तू बता सकता है, मुझे बता है, लेकिन मेरी कैपेसिटी नहीं है अभी। अपने ऑडियंस को भी सोचना है, उनको भी सोचने देते हैं क्या क्या सॉल्यूशन हो सकता है, क्या क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं। मैं भी सोचता हूँ और क्या क्या क्वेश्चंस निकाल सकता हूँ। तो तब तक के लिए आप भी घर बैठे क्वेश्चन सोचिए, सॉल्यूशन सोचिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको तुरंत से पता चल जाएगा कि नया वीडियो आ गया, नया सॉल्यूशन आ गया कोरोना वायरस का। ठीक है, तो मिलते हैं। जय जलाराम, जय सिया राम। हैं? शेयर कर लीजिए, शेयर जरूर करना।